आज के इस वाले वीडियो में हम लोगों को ये समझना है कि आखिर ये मिट्टी क्या होती है और मिट्टियों के कितने प्रकार होते हैं और कौन सी मिट्टी में किसकी बहुलता यानी कि किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। साथ ही कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी उगाई जा सकती है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और मिट्टियों को 5 परतों में बांटा गया है। और इन अगर 5 परतों को हम आपस में मिलाएंगे तो पांचों परतों को मिलाने की क्रिया मृदा परिच्छेदिका यानी कि सोल प्रोफाइल कहलाती है। ठीक है, मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी और मिट्टियों के परतों को 5 भागों में बांटा गया है और पांचों भागों को जब मिलाएंगे हम तो इसको हम लोग मृदा परिच्छेदिका यानी कि सोल प्रोफाइल कहते हैं। इसके पहले भाग को हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, दूसरे भाग को सरफेस और तीसरे भाग को सब सोल, तीसरे भाग को सब सोल और चौथे यानी कि परत इसका है और चौथे परत को पेरेंट रॉक और पांचवें परत को बेड रॉक के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें मिट्टी की पहली परत यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, तो यहाँ पे ह्यूमस यानी कि मिट्टी की सबसे पहली परत ना, उसको ह्यूमस कहते हैं। और पहली परत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, यानी कि जहाँ पे फसल हम लोगों की जहाँ पे फसल उगती है ना, और खास करके यानी कि ह्यूमस वहां पे पाया जाएगा अधिक मिट्टियों में जहाँ पे जंगली यानी कि जंगल जहाँ पे अधिक होंगे। जंगल वाले एरिया में क्या होती है कि वहाँ पे वनस्पति और वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, इसलिए मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा वहाँ पे बहुत ही अधिक होती है। साथ ही अगर हम बात करें कि मिट्टी के दूसरे परत यानी कि सरफेस क्या है, तो यह मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है ना। देखिए यहाँ पे क्या होती है कि जहाँ पे फसल होते हैं, फसल मतलब कि फसलों को हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, और जहाँ पे मिट्टी की यानी कि मिट्टी की ऊपरी सतह को, ठीक है, यानी कि सरफेस कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे अधिक यानी कि पांचों परतों में सबसे अधिक परत सरफेस यानी कि सबसे ऊपरी परत होती है ना। और जहाँ पे कीड़े मकोड़े मूस के जहाँ पे आप लोग देखे होंगे बिल, चूहे वूहे का बिल वहाँ पे, तो ये सब मिट्टी की ऊपरी परत तक ही सीमित रहते हैं ना, नीचे नहीं जा पाते हैं। अब देखिए आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि खेतों में जब फसल अच्छे नहीं उगते हैं यानी कि खेतों में जब बहुत अधिक घास उग जाते हैं, तो उन घासों को हटाने के लिए लोग खेतों की कटाई करते हैं। तो खेतों की जब कटाई होती है तो खेतों की कटाई में हम लोग सरफेस को हटा देते हैं, क्योंकि सरफेस बहुत यानी कि ऊपरी मृदा होती है और यहाँ पे सबसे अधिक उपजाऊ यानी कि यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो जब सरफेस हटेगा तो यहाँ पे जो घास है, कीड़े मकोड़े हैं और पौधों के जितने भी उगने की उनकी क्षमता है वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इसीलिए मिट्टी के ऊपरी परत यानी कि सरफेस को हटाया जाता है वहां पे। अब देखिए मिट्टी के तीसरे परत यानी कि सबसोल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पौधे पेड़ पौधों की जड़ यानी कि पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं वह सबसोल से नीचे नहीं जा पाते हैं, यानी कि यहीं तक ही सीमित रहता है। पेड़ पौधों के जड़ जो होते हैं ना, बहुत ही विशाल पौधा है मान लीजिए, उसका जो जड़ होगा वह सबसोल तक ही सीमित रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए पेरेंट रॉक में अगर हम बात करें तो यह खेत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर हम लोग मिट्टियों की जितनी भी कटाई करेंगे और उनको काटते काटते अगर हम यहाँ तक आ गए तो यह खेत के लिए अच्छी नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसीलिए हम लोग केवल इसको ही काटते हैं यानी कि सरफेस को ही ऊपर से हटाया जाता है। और अगर हम बात करें बेड रॉक की, तो बेड रॉक केवल पत्थर यानी कि मिट्टियों में एक सबसे नीचे केवल पत्थर है ना, जहाँ पे पत्थर आ जाती है, जहाँ पे पत्थरों की बहुत अधिक बहुलता होती है वहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे हम लोग बेड रॉक उस परत को हम लोग कहते हैं। अब देखिए आप लोगों को एक फिगर दिखाई दे रही होगी जहाँ पे पांचों परतों को दर्शाया गया है ना, ऑर्गेनिक को दर्शाया गया है, सरफेस को दर्शाया गया है, सबसोल को दर्शाया गया है, साथ ही पेरेंट रॉक को दर्शाया गया है और बेड रॉक को दर्शाया गया है। इन पांचों परतों में आप लोगों को दिखाई दे रही कौन सी परत कितनी मोटी है और ह्यूमस कहाँ पे है यानी कि ऑर्गेनिक जो है वो कहाँ पे है और सबसे नीचे बेड रॉक कहाँ पे है। इन पांचों परतों में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अब देखिए अगर हम बात करें मिट्टी के प्रकार की, तो भूगोल ने यानी कि भूगोल के अनुसार मिट्टियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है स्थानबद्ध मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी उसको कहते हैं जहां पे मिट्टी बनती है वहीं पे रहती है, ना हटेगी और ना कहीं से मिट्टी आएगी। ठीक है, और दूसरे भाग का नाम है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी उस भाग को कहा जाता है, उस मिट्टी को कहा जाता है
जहाँ पे मिट्टी बनती है वहां पे नहीं रहती है। सपोज मिट्टी यहाँ पे बनी और यहाँ से उड़ करके यहाँ भी आ गई, तो ये कौन सी मिट्टी हो गई? जहाँ पे बनी है वहां पे अगर रहेगी तो यह स्थानपद यानी कि इसका स्थान फिक्स है, ठीक है, स्थानपद मिट्टी हो जाएगी। लेकिन जो मिट्टी जहाँ पे बनती है वहां से हट करके दूसरे जगह पे जाती है तो यह यानी कि यह स्थान अपना चेंज की, तो यहाँ पे स्थानांतरण मिट्टी हो जाएगी ये। यानी कि जहाँ पे मिट्टी बनती है अगर वहीं पे रहेगी तो स्थानबद्ध मिट्टी रहेगी, और जहाँ पे मिट्टी बनेगी अगर वहां से हट जाएगी तो उसको हम लोग स्थानांतरित मिट्टी यानी कि स्थान में परिवर्तन वाले मिट्टी को स्थानांतरित मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए, ये तो भूगोल के अनुसार मिट्टियों के दो प्रकार हुए, लेकिन इंडिया काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हमारे भारत में मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें इंडिया काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है फुल फॉर्म किसी भी परीक्षा के लिए। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन यूएसए के अनुसार यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि अमेरिका ने मिट्टियों को 11 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में बांटा है। हम लोगों को बेसिकली इन 8 भागों यानी कि इन 8 मिट्टियों के बारे में ही पढ़ने हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और वो बहुत जरूरी भी है पढ़ने के लिए। तो हम जानते हैं 8 मिट्टियों के बारे में ना। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में। वहीं यूएसए के द्वारा मिट्टियों यानी कि अमेरिका ने मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? तो 11 भागों में। ठीक है, हाँ, यहाँ तक समझ में आ गई। और भूगोल ने मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, स्थानबद्ध और अस्थानांतरित। स्थानबद्ध उस मिट्टी को कहते हैं जो मिट्टी अपना स्थान नहीं बदलती है, और स्थानांतरित उस मिट्टी को कहा जाता है जो मिट्टी अपनी स्थान बदल लेती है। जैसे यहाँ पे आप लोग को जलोढ़ मिट्टी का नाम याद रखना है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी बाढ़ में खास करके मिट्टियों का परिवर्तन होते रहता है। तो हम जानते हैं इन 8 मिट्टियों के बारे में बारी बारी से। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट। अब आइए हम समझते हैं मिट्टियों के प्रकार के बारे में। यानी कि हमारी जो पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही दूसरा नाम है। जब जलोढ़ मिट्टी में बालू की कमी होगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी जलोढ़ मिट्टी में बालू की कमी होगी उसको हम लोग कॉप बोलेंगे, और जब भी जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होगी उस मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी बोलेंगे। यानी कि दोमट मिट्टी उस मिट्टी को कहा जाता है जब बालू की अधिकता हो, और कॉप जब बालू की कमी हो। अब देखिए, बिहार में क्या है कि उत्तरी बिहार में यानी कि गंगा ओ पार ना, उत्तरी बिहार में बालू की अधिकता कभी कभी बढ़ जाती है। तो बालू की अधिकता बढ़ने के कारण उस वाले भूमि को, जहां जहां पे बालू की अधिकता बेसिकली बढ़ी हुई है, उस वाले भूमि को दियार भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब भी उत्तरी बिहार में बालू की अधिकता बढ़ जाएगी उस भूमि को दियार भूमि के नाम से जाना जाता है। यह भूमि विश्व के लिए ना, माने गन्ना की खेती के लिए विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि यह नदियों के द्वारा बाढ़ में बहा कर लाई गई मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी हमेशा ही, जैसे बालू की अधिकता कब होगी? जब बाढ़ आएगा तो अपने साथ ना बालू, कंकड़, ईटा, पत्थर सब एकदम लेते आएगा। तो जब बालू की अधिकता होगी, जहाँ पे बाढ़ आएगी वहां पे बालू की अधिकता होगी, तो उस मिट्टी को दोमट मिट्टी, और जहाँ से बाढ़ चली है तो वहां पे सब चीज साफ करते चलेगी, मतलब कि जहाँ पे बालू है वहां से बालू को हटाते चलेगी। तो जब हट जाएगी तो वो हट जाएगी, लेकिन जब हटेगी तो वहां पे हम लोग बालू की कमी होगी तो उसको हम लोग कॉप बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप, जलोढ़ मिट्टी जो है वह पूरे उत्तरी में, हिमालय वाले क्षेत्र को छोड़ करके पूरे उत्तरी बिहार में ना जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो कि पूरे भारत में
43% क्षेत्र पर केवल जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी पर सबसे अधिक अगर किसी की खेती होती है तो वह धान की होती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसके साथ ही जलोढ़ मिट्टी पर गेहूं, मक्का मतलब जैसे मकया ना, तिलहन और आलू जैसे फसलों की खेती इस पे की जाती है। साथ ही जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर और पोटेशियम, जिसको कि हम लोग पोटास के नाम से भी जानते हैं, इसकी अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर और पोटेशियम सबसे अधिक होता है। और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी बेसिकली दो प्रकार की होती है। वह मिट्टी जो कि नदियों के द्वारा बाढ़ में बहा करके लाई गई होती है। यानी कि जहाँ पे बाढ़ आएगी वहां की मिट्टी कटेगी, तो वहां की जब मिट्टी कटेगी तो वहां पे नए मिट्टी भी तो आएंगे ना। तो जब भी जलोढ़ मिट्टी का अगर आप लोगों से प्रकार पूछेगा तो जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी बेसिकली उस मिट्टी को कहते हैं जो कि पुरानी होती है, यानी कि जहाँ पे बाढ़ नहीं आते हैं उस वाले मिट्टी को ना बांगर मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में क्या कहते हैं हम लोग, बांगर मिट्टी। और जो मिट्टी नई होती है, नई मिट्टी कब होगी, जब बाढ़ आएगा। बाढ़ तो आएगा तभी तो मिट्टी कटेगी, वहां पे नई मिट्टी आएगी। तो जब बाढ़ आएगा यानी कि जलोढ़ मिट्टी में नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहेंगे जो कि नई होती है, और बांगर मिट्टी जो कि पुरानी होती है। यहाँ पे ये हमारी पूरी जलोढ़ मिट्टी खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। और काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आप लोग इसका नाम जरूर याद रखिएगा ना, भले ही सब याद हो चाहे नहीं, लेकिन इसका नाम ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। ये सब तो बाई चांस कभी कभी पूछता है, लेकिन ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नाम बहुत ही पूछेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो नाम हमेशा आप लोगों की जुबान पे होनी चाहिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम काली कपासी मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है ना, वह ज्वालामुखियों से यानी कि ज्वालामुखी से बनती है, यानी कि लावा से बनती है और चट्टानों के टूटने से बेसिकली बनती है ना काली मिट्टी। और काली मिट्टी में टेटिनोफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण, यानी कि काली मिट्टी में टेटिनोफेरस मैग्नेटाइट होता है, जिसके कारण काली मिट्टी का रंग लाल हो यानी कि काली होती है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों से मैग्नेटाइट पूछेगा कि किस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है, तो टेटिनोफेरस। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दिया कि किस पदार्थ के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है, तो वहां पे आप लोगों की हो जाएगी एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। और पूरे भारत में काली मिट्टी केवल 13% ही पाई जाती है, जो कि सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और काली मिट्टी पर कपास की सबसे अधिक खेती होती है, और साथ ही गन्ने की खेती के लिए, यानी कि गन्ना मतलब ऊख, जो आप लोग छठ में ना चबाते हैं, उस वाले ऊख को हम लोग गन्ना कहते हैं। तो गन्ने की खेती और कपास की खेती के लिए सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। यानी कि काली मिट्टी पे सबसे अधिक कपास और गन्ना अधिक होता है यहाँ पे। अब देखिए, काली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, साथ ही काली मिट्टी सबसे अधिक जल को सोखता है, इसलिए इसको सबसे अधिक जल सेवन करने वाला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि काली मिट्टी में क्या क्या होती है, तो इसमें आयरन यानी कि लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। साथ ही काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। अगर हम बात करें अगली मिट्टी यानी कि दलदली मिट्टी की, तो दलदली मिट्टी का निर्माण बेसिकली उन वाले क्षेत्र में होता है जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और साथ ही वनस्पतियां सड़ गल जाती हैं, ठीक है। और दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा होती है। हम लोगों ने अभी तक 3 मिट्टियों के बारे में जाना, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और दलदली मिट्टी के बारे में ना। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों मिट्टियाँ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तब तक लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, हम अगली मिट्टियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम जानते हैं अगले मिट्टियों के बारे में। अगर हम बात करें अगली मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी में लौह यानी कि लाल मिट्टी में लाल फेरिक ऑक्साइड यानी कि लोहांश की कमी के वजह से, लोहांश की कमी के वजह से कहिए, या फिर लाल फेरिक ऑक्साइड
की मात्रा अधिक होने की वजह से इस पे जब हम लोग डालते हैं पानी तब इसका रंग होता है पीला। यानी कि लाल मिट्टी में पानी को डालने पर इसका रंग पीला हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाल मिट्टी में ना जलायोजन से इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। और लाल मिट्टी बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। लाल मिट्टी कहिए या फिर पीली मिट्टी, यह बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी में यानी कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, और साथ ही लाल मिट्टी उर्वरक नहीं होती है, यानी कि यह उर्वरता विहीन होती है और यह बंजर वाले भूमि पर पाया जाता है। लाल मिट्टी में फसलों को नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि लाल मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है। और लाल मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, लाल मिट्टी में अगर हम बात करें किसकी प्रचुरता होती है, तो सिलिका और लोहा का प्रचुरता होती है। और पूरे भारत में लाल मिट्टी केवल 18% ही पाई जाती है। बाकी सब ना आप लोगों को मिट्टियों में यहाँ पे मिलेगा। और लाल मिट्टी खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे बाजरे की खेती सबसे अधिक होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें अगली मिट्टी यानी कि लैटेराइट मृदा की, तो लैटेराइट मृदा का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें क्या होगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा ईंट, यानी कि ईटा जिससे घर बनता है, इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होगा। और लैटेराइट मृदा में लौह ऑक्साइड की कमी होने की वजह से, किसकी? लौह ऑक्साइड की कमी होने की वजह से इसका रंग होता है लाल। यानी कि लैटेराइट मृदा किसकी वजह से लाल होता है, तो लौह ऑक्साइड की वजह से। और लैटेराइट मृदा को हम लोग मखमली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मखमली मिट्टी भी कहते हैं। और लैटेराइट मृदा उस वाले एरिया में पाया जाएगा लैटेराइट मृदा उस वाले एरिया में पाया जाएगा जहाँ पे वर्षा की कमी होगी, यानी कि जहाँ पे 100-200 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा होगी, उस वाले एरिया में ना लैटेराइट मृदा पाया जाता है। और इसका दूसरा नाम यानी कि लैटेराइट मृदा का दूसरा नाम मखमली मिट्टी है, ध्यान दीजिएगा। लैटेराइट मृदा में एल्यूमिनियम, लौह ऑक्साइड का सबसे अधिक मात्रा होती है। और साथ ही लैटेराइट मृदा में काजू, चाय और मसाला इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि लैटेराइट मृदा काजू, चाय, मसाला, इलायची की सबसे अधिक मानी जाती है। और इसका विस्तार सबसे अधिक केरल राज्य में है। इसका किस राज्य में? केरल राज्य में है। यानी कि अगर हम लोगों ने इसमें जाना था कि लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है, लैटेराइट मृदा का विस्तार केरल वाले क्षेत्र में है। और केरल वाले क्षेत्र में किसका विस्तार है? लैटेराइट मृदा का। और इस मिट्टी में होती है मसाला, इसीलिए केरल वाले यानी कि केरल राज्य को मसालों का राज्य कहा जाता है। किसको? मसालों का राज्य कहा जाता है। यानी कि मसाला का राज्य किसको कहा जाएगा? तो केरल राज्य को। अगर हम बात करें अगली मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मृदा की, तो मरुस्थलीय बेसिकली पंजाब और हरियाणा के दक्षिण में, गुजरात के उत्तर में और संपूर्ण राजस्थान में पाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पंजाब और हरियाणा के दक्षिण में, गुजरात के उत्तर में और संपूर्ण राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जो कि खजूर और नागफनी बबूल खास करके कटीली झाड़ियों की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि मरुस्थलीय मृदा में ना किसकी खेती होगी? खास करके तो खजूर की खेती होगा, और यहाँ पे बाजरे की खेती होगी। और नागफनी बबूल और कटीली झाड़ियाँ किस में होती है? तो मरुस्थलीय मृदा में होती है। और यह किस राज्य में है? खास करके तो राजस्थान वाले क्षेत्र में, यानी कि संपूर्ण राजस्थान मरुस्थलीय भूमि से घिरा हुआ है, कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें अगली मिट्टी यानी कि पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय मृदा खास करके कहाँ होगा? तो पर्वत वाले क्षेत्रों में। और हमारे भारत में पर्वत कहाँ पे? तो उत्तर, यानी कि भारत के सबसे उत्तर में। कहाँ पे? भारत के सबसे उत्तर में होगा, जो कि हिमालय वहाँ पे आ जाएंगे ना। हिमालय यानी हिमालय में लद्दाख, जम्मू कश्मीर ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य उसमें आ जाएंगे। यानी कि जो भी हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ते हैं बेसिकली,
उस वाले क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है जहाँ पे सेब और नाशपाती की खेती सबसे अधिक होती है। आप लोगों ने कश्मीरी सेब का नाम सुना होगा, जो कि इसी मिट्टी में वहाँ पे होता है। अब देखिए लास्ट मिट्टी यानी कि लवणीय मृदा की अगर हम बात करें, सबसे अंतिम मिट्टी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी का अधिक विस्तार, सबसे अधिक विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में है। गुजरात के कच्छ के रण में इस मिट्टी की सबसे अधिक विस्तार है। और लवणीय मिट्टी को रेह, कलर और ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लवणीय मिट्टी को रेह, कलर और ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मिट्टी में अम्लीयता सबसे अधिक है तो वहां पे हम लोग अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी में क्षारीयता सबसे अधिक है, यानी कि वहां पे क्षार सबसे अधिक है, तो क्षार को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर मिट्टी में उर्वरता की कमी है तो वहां पे चूना का उपयोग किया जाता है। तो ये रही हमारी पूरी मिट्टी, यानी कि संपूर्ण मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।